नमस्कार, मैं भूप सिंह पुनिया। सारांश चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपना रूटीन का टॉपिक तो सर्वनाम था, लेकिन कुछ सीनियर के बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर कुछ निबंध के बारे में जानकारी दीजिए। निबंध कैसे लिखें, अच्छा निबंध कैसे हो, निबंध में पूरी के पूरे नंबर कैसे लाएं, निबंध की भाषा शैली कैसी हो, कैसे तैयारी करें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैं मेरा रूटीन का जो टॉपिक है सर्वनाम वो कल लूँगा। आज थोड़ा निबंध पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा बता दूं कि वैसे अपने कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे नहीं है निबंधकार, ना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे नहीं है, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते। फिर भी बच्चों के लेवल की बातें बता देता हूं, क्योंकि उनके सिलेबस में निबंध होते हैं। तो थोड़ा किस प्रकार से निबंध में करना है, क्या लिखना है, कैसे बच्चे गलतियां करते हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा मैं। आशा है आपको पसंद आएगा, तो देखते रहिए। शुरुआत में करता हूँ कि निबंध और लेख, इनमें थोड़ा अंतर होता है। लेख में केवल तथ्यात्मक बातें आती है, निबंध में तथ्यात्मक बातें तो आती है, प्लस इसमें लेखक की, लिखने वाले की खुद की जो मौलिक विचार हैं वो आते हैं। अब रही बात मौलिक विचार, इन्हीं से निबंध की और निबंधकार की पहचान होती है। कौन कैसा अच्छा निबंधकार है, विषय को कैसे डिफाइन करता है, कैसे वो एक्सप्लेन करता है, विश्लेषण कैसे करता है, कैसे अपना तथ्य प्रस्तुत करता है। वो जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो उनका खुद का जो मौलिक विचार है वो तय करता है। तथ्यात्मक बातें तो आएंगी उनको, तो भी दहेज प्रथा की बात लिख रहे हो तो इसमें आतंकवाद की घटनाएं थोड़ी लिखेंगे, ये तो अपने ही समझदार हैं। तो तथ्य तो वो चलते रहेंगे ना। तथ्यात्मक बातें अगर आप नहीं समझे तो मैं बता रहा हूँ कि जो टॉपिक है ना उससे रिलेटिव बातें, उससे संबंधित बातें वो तो आएगी ना, वो तथ्य है ना, वो तथ्यात्मक बातें हैं। अब उनको अलग तरीके से लिखने का जो जरिया है वो मौलिक विचार होते हैं, वो उनको अलग अलग तरह से व्यक्त करने का एक जरिया है। हर एक के अपने विचार अलग होते हैं। किसी बिंदु पर कौन कैसे विचार रखता है, कौन उसके बारे में कैसा सोचता है, कैसा एक्सप्लेन करके बता सकता है, ये बातें वही जानता है, वही व्यक्त करने की उसकी खुद की निजी क्षमता होती है। तो मौलिक विचारों से विविधता आ जाती है निबंध में। भले ही निबंध का टॉपिक एक हो, कोई भी एक टॉपिक ले लो आप, मैं सिर्फ एक आतंकवाद के बारे में टॉपिक लेकर के समझा देता हूँ, ठीक है, या दहेज प्रथा के नाम से एक बार आप समझ लो मौलिक विचार क्या है, कैसे वो निबंध को अलग अलग करता है। जैसे कोई खबर है या कोई टॉपिक मिल गया हमें कि दहेज प्रथा के कारण अमुक जगह पर फला आदमी ने बहू को जला मारा दहेज के लिए, तो दहेज प्रथा जो है उसमें जब निबंध लिखते हैं तो हर एक के जो है ना अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि कौन सा आदमी उस घटना को कैसे देखता है, कैसे सोचता है, कैसे लेता है, ये उसकी निजी सोच होती है। तो मौलिक विचार मेन चीज़ होती है निबंध में। अब एक बार लेख के माध्यम से दोबारा समझा रहा हूँ कि मौलिक विचार कैसे। लेख है ना, उसमें मौलिक विचार नहीं होते, उसमें तथ्य होते हैं केवल। जैसे गाय का लेख लिखना है तो गाय एक पालतू जानवर है, हिंदू लोग इसको माता कहते हैं, हिंदू लोग इसको पूज्य मानते हैं। गाय कई रंगों की होती है, गाय दूध देती है, इसका दूध रोगियों और बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। गाय बछड़ा देती है जो बड़ा होकर के बैल बनता है, खेती जोतने के काम आता है। गाय के मरने के बाद गाय का चमड़ा जूते आदि काम में आते हैं। तो ये जो गाय के पर लेख लिखते रह जा रहे हैं। अब आप किसी भी गाइड में आप देख लीजिए, आपको लेख लगभग एक जैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मौलिक विचार नहीं होते, तथ्य होते हैं। तो तथ्य सारों में एक जैसे होंगे ना। कोई दूसरी गाइड में यूँ थोड़ी मिल जाएगा, हम लिख रहे हैं गाय एक पालतू जानवर है तो वो यूँ थोड़ी लिखेगा गाय एक खूंखार जानवर है ना। तो गाय दूध देती है, वो ये थोड़ी लिखेगा गाय तेल देती है। कहने का मतलब ये है कि तथ्यात्मक बातें नहीं बदलती। तो लेख तो सारी गाइडों में एक जैसे मिल जाएंगे, भले ही लेखक अलग अलग हो, लेकिन निबंध अलग अलग लेखक है तो नहीं मिलेंगे। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कोई भी 2 पुस्तक लाओ और एक टॉपिक ले लो निबंध का, कोई भी, जैसे
आतंकवाद ले लो, और मुझे 2-3 गाइडें लाकर दिखा दो, पूरा निबंध तो छोड़ो, एक पैराग्राफ दिखा दो जो दोनों गाइडों में मिलता हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मौलिक विचार हर एक के अलग होते हैं। अब कई बच्चे यूँ मत करना आप है कि संजीव पासबुक की 2 उठा के लाओ कि दे सर इसमें और इसमें सेम टू सेम मिल रहा है, भैया उसका राइटर एक है। हाँ, आप संजीव ले आओ, एक एक्सीलेंट ले आओ, फिर दिखाना, फिर पूरा तो क्या एक पैराग्राफ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, मौलिक विचार पर जोर देना आपको। अब ये मौलिक विचार कैसे विकसित हो, इसके बारे में 2-3 बातें। एक तो समय के साथ परिपक्वता आती है, मौलिक विचार पनपते हैं, विकसित होते हैं, व्यक्ति के, बच्चे के, खुद के, है ना। दूसरा, जब हम समाज में प्रवेश करते हैं, समाज में अभिव्यक्ति करते हैं, समाज में किसी विषय पर तर्क वितर्क करते हैं, संगोष्ठियों में भाग लेते हैं, तो हमारी मौलिक क्षमता बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ते हैं, मैटर बढ़ता है, तथ्य बढ़ते हैं, जानकारियाँ बढ़ती है। और जब तथ्य होगा, जानकारियाँ होंगी, तो उसको व्यक्त करने की कला भी आएगी, है ना। वो व्यक्त करने की कला खुद की अपनी होगी, तो वो अपने मौलिक विचारों में हम व्यक्त कर देंगे, तो निबंध बढ़िया बनेगा, ना कि रटा रटाए लिखते हैं। कई बच्चे संजीव में आता है उसको, या एक्सीलेंट में आता है उसको रट लेते हैं और वो छाप आते हैं। तो सारों के मौलिक विचार एक जैसे थोड़ी होते हैं, लेकिन कॉपियाँ जब हम चेक करते हैं बोर्ड की, तो लगभग वो एक ही पैराग्राफ, एक ही हेडिंग, वो सारा कुछ वही चलता रहता है। उसमें कोई कई बार तो वाक्य में अंतर नहीं मिलता, क्योंकि वो संजीव से रटा होता है। तो रटना गलत बात है, मौलिक विचार मेन बात होती है। ये हर एक को अपना निबंध अलग दिखवा देती है। तो मौलिक विचार जो है उस पर थोड़ा और प्रकाश डाल दूं। जैसे दहेज प्रथा पर कोई बहू को जला मारा, इस तरह की कोई बातें हैं, तो आप समाज में बैठते हो, देखते हो कि कौन उसके बारे में क्या राय दे रहा है, कौन क्या उसके बारे में कितना कुछ बोल पाता है, कैसा है उसको उसके बारे में पक्ष विपक्ष में बोल पाता है। कई बार संगोष्ठियाँ होती है दहेज प्रथा, तो तर्क वितर्क होते हैं, वहाँ बच्चा सीखता है। माँ बाप उसके बारे में क्या राय देते हैं उस घटना के बारे में, वो बच्चा जानता है। और पड़ोसी क्या उस घटना के बारे में क्या बोलते हैं, उससे बच्चा सीखता है, समझता है, अभिव्यक्ति के शब्द आते हैं। और अखबारों में उस घटना पर क्या छपता है वो पढ़े, है ना। और दूसरे जो गाइड हैं उनमें कैसे कैसे लेखक दहेज प्रथा को लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बच्चा तरह तरह से पढ़ता है। तो उसमें सारी बातों से उसमें वो परिपक्वता आती है, शब्द भंडार आते हैं, उसके पास जानकारी आती है, बोलने के लिए सामग्री मिलती है, प्रस्तुति करने का जो ढंग है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से उसके मौलिक विचार आ जाते हैं। तो मैंने 2 प्रकार बताए, एक तो उम्र के साथ परिपक्वता आती है, और एक संपर्क के साथ समाज में देखते हैं, माता पिता से उस टॉपिक के बारे में राय देते हैं, दोस्तों मित्र वितरक करते हैं, या अखबारों में पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, तो हमारे मौलिक विचार सुदृढ़ होते हैं। और जब मौलिक विचार सुदृढ़ हो जाएंगे तो निबंध भी सुदृढ़ बनेगा और बढ़िया बनेगा। ये रही बात है मौलिक विचारों की। अब बात आती है कि अब हम एकदम से कैसे मौलिक विचार विकसित करें। पेपर तो सिर पर है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप ऐसा करो, पहले तो पेपर के लिए आप 10, 12, 13, 14, 15 तक निबंध तय कर लो कि मुझे ये निबंध इस बार के लिए तैयार करने हैं। एक कॉपी पे लिख लो अपने टॉपिक। अब बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल के टीचर वाले बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपके कौन सा इंपॉर्टेंट बताया, कोई और टीचर है, ट्यूशन वाला है, कोई और है, जो भी है, तो उनसे पता लगता है भी इस बार ये टॉपिक अच्छा बनता है, आ सकता है इस पर, है ना। तो आप वो आपने अगर 12 छांटे 2-3 किसी ने और एक्स्ट्रा बता दी तो 15 कर लो, 16 कर लो। वो आपको तय करने कि इतने निबंध मुझे इस बार के लिए तैयार करने हैं। अब उसमें से एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल एक ही टॉपिक पर उदाहरण दे करके समझाऊंगा। आपने चुन लिया, मान लो दहेज प्रथा मुझे तैयार करना है या आतंकवाद मुझे तैयार करना है, तो आप आतंकवाद के लिए मौलिक विचार एकदम से कैसे लाएं, इसका विकल्प बता रहा हूँ। आप आतंकवाद ले लीजिए टॉपिक, उसको कई गाइडों में पढ़िए, तरह तरह की गाइडें उपलब्ध हैं बाज़ार में, तो आप उनमें पढ़िए। और किसी में आपको हेडिंग बढ़िया मिलेंगे, किसी में विषय वस्तु बढ़िया मिल जाएगी, किसी में आंकड़े मिल जाएंगे। जैसे मतलब आतंकवाद है तो कितना कब कहाँ हुआ क्या हुआ उसके आंकड़े मिल जाएंगे, तो वो आप आंकड़े अलग लिख लीजिए। और किसी में कोई कोटेशन बढ़िया मिल जाएगी वो लिख लीजिए, किसी में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी वो लिख लीजिए, है ना, उनको लिख लीजिए। अब वो तो आपके पास मैटर आ रहा है ना, पहली बार जो देख रहे हो। बाकी आप जब जितना पढ़ते जाओगे वो बातें सारी थोड़ी नोट दिमाग में नोट हो जाती है। कॉपी पर तो विशेष नोट कर लो और बाकी बातें दिमाग में आती रहती हैं। अब एक ही चीज़ को 4-5 जगह हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो सारी बातें हमारे समझ में आने लगती है कि कौन लेखक कैसे शुरुआत कर रहा है, कैसे मैटर डाल रहा है उसमें, कैसे उस निबंध का समापन कर रहा है। ये सारी बातें हमारी समझ में आती है, परिपक्वता यहाँ से बढ़ जाती है। अब वो हमारा निबंध तैयार हो गया। ये रही बात।
अब बीच में मैं एक बार रुकूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर निबंध में हेडिंग डालें या बिना हेडिंग के लिख दें, तो मैं उनको थोड़ा बता दूं। निबंध में आप हेडिंग डालो या ना डालो, 3 हेडिंग ऑलरेडी रहते हैं। पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आप शुरुआत कैसे कर रहे हो। दूसरी बात मध्य भाग, दूसरा टॉपिक मध्य भाग जिसमें आप पूरा मैटर डालोगे। तीसरा है उपसंहार, आप कैसे उसको निष्कर्ष निकालते हुए समापन की ओर ले जाते हैं, ये आपका उपसंहार है। समझ रहे हो। इसके अलावा भी कोई बच्चा कहता है कोई ऐसा टॉपिक है आपको लगता है कि इसकी हेडिंग बढ़िया बन रही है, मैंने उस गाइड में पढ़ा था, अच्छे, तो ठीक है आप हेडिंग बना के लिख लीजिए। लेकिन एक बात है, जब आप हेडिंग तो बना लेते हो, उनमें सामग्री अच्छी सी डाल नहीं पाते, है ना, तो फिर वो हेडिंग किस काम का, वो तो निबंध फिर खिल्ली का पात्र बन गया। मतलब हेडिंग डाल दिया और सामग्री है नहीं। अब कई बार दूसरा और बच्चा क्या करता है, जब हम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बन सकते, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बन सकते, तो बच्चे कहाँ से बनेंगे, हम भी जानते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत जो बच्चा लिखता है तो उसमें नंबर दे देते हैं। हमें पता है कि बच्चा एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बन सकता, तो उसमें नंबर दे देते हैं। लेकिन कम से कम अच्छे नंबर मिले। तो ये तो ध्यान रखो ना कि आपने हेडिंग कुछ और डाल रखा है, अंदर वर्णन कुछ और चल रहा है, यूँ ठुल्ले मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो, तो वो जचने वाली बात नहीं है, वहाँ नंबर नहीं आएंगे। तो हेडिंग की बात आपको मैंने बता दी, ध्यान रखना। अब जो बात करता हूँ मैं कि निबंध पर बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, ये थोड़ा देखने वाली बात है। क्योंकि बच्चे जो लिखते हैं ना, उनमें जो गलतियां उनके सामने नहीं रखेंगे ना, तो फिर वो निबंध लिखना कैसे सीखेंगे। तो गलतियां कहाँ करते हैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। उसके लिए देखिए, जैसे ही बच्चा पेपर खोलता है, निबंध आते हैं, 4 में से 1 करना होता है ना, या 3 में से 1 करना होता है, तो बच्चा ऊपर पढ़ता है तकनीकी युग में भारत का स्थान। अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, कहाँ से आ गया, घबरा जाता है बच्चा। दूसरा ब में देखता है तो कोई और टॉपिक होता है, वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी में विश्व समुदाय का क्या योगदान, या संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई योगदान। इस तरह से कोई हेडिंग बना करके, नया हेडिंग बना करके कोई डाल दी, तो जो हमारा तैयार नहीं होता तो बच्चा घबरा जाता है, या कोई टॉपिक तैयार नहीं होता उस पर वो देखता है तो बच्चा घबरा जाता है। तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आगे देखता है तो उसको लिखा हुआ मिल जाता है आतंकवाद। अब उसको खुशी होती है, क्योंकि ऊपर वाले 2-3 जो दे रखे थे वो समझ में नहीं आए या देखे हुए नहीं थे, घबरा जाता है कि यार ये कहाँ से टॉपिक आ गया। और जैसे ही वो आतंकवाद देखता है तो वो उसको सरल मान लेता है और खुश होता है कि चलो एक तो आया। अब वो लिखना शुरू करता है, लिखता है वो प्रस्तावना, हेडिंग डाल देते हैं ऊपर आतंकवाद और प्रस्तावना, लिखता है, लिखने शुरू करते हैं। बोर्ड की कॉपी आती है, हम देखते हैं तो बच्चे क्या क्या लिखते हैं, प्री बोर्ड लेते हैं तब देखते हैं। तो वो लिखता है आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवादियों को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। मैं सोचता हूँ यार आतंकवादियों की जड़ होती है क्या, हैं, चलो होती होगी। बच्चा आ गया, फ्लो में लिख रहा है आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, आतंकवादी मानव समाज के लिए कलंक है, आतंकवादियों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, आतंकवादी जगह जगह बम फाड़ देते हैं, आतंकवादी बम फाड़ कर निर्दोषों की जान ले लेते हैं, आतंकवादियों को तो सज़ा देनी चाहिए। वो भूल जाता है कि 2 लाइन पहले मैं लिख चुका हूँ आतंकवादियों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, भूल जाता है वो, फिर लिख देता है ना। तो मैं हंसता हूँ कि यार पहले सज़ा थोड़ी दे दी थी क्या। अब बच्चा लिख रहा है और बीच में याद आ गया पाकिस्तान तो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, कई सालों से फैला रहा है, पाकिस्तान को तो सबक सिखा देना चाहिए। मतलब बीच में वो सरकार को सलाह दे रहा है कि आप उसको सबक सिखा दो। उसे ये नहीं पता कि मुझे सबक नहीं देने इसमें किसी को निर्देश नहीं करना, ठीक है ना। आप ये तो पूछना चाह रहे थे ना कि निबंध में क्या ध्यान में रखे ना, तो निर्देश नहीं देने आपको, ठीक है ना, कि पाकिस्तान को तो सबक सिखा देना चाहिए। बच्चे आ जाते हैं फ्लो में और लिखते रहते हैं। तो पाकिस्तान जगह जगह बम फाड़ देता है, पाकिस्तान कश्मीर में, तो अब कश्मीर याद आ गया, अब कश्मीर पर आधा पेज भर देगा या 1 पैराग्राफ भर देगा। कश्मीर को तो नरक बना कर रख दिया, सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए, और जो जगह जगह बम फाड़ते हैं उन आतंकवादियों को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए और उनको सबक सिखा देना चाहिए, और आतंकवाद को तो मानवता के लिए खतरा है। अब वो बार बार वही बातें रिपीट करता है, मैटर है नहीं उसके पास, कह रहा है कठोर से कठोर कानून बना करके सज़ा देनी चाहिए। तो मैं फिर उसको याद कराता हूँ कि यार ये लाइन तो 2-4 लाइन पहले लिखा है ना, कठोर सज़ा देनी चाहिए। तो पहले जो कानून बना था वो लचीला बन गया था क्या, फिर लिख रहा है कठोर कानून बना देना चाहिए, हद हो गई।
तो यहाँ एक बार मैं रुक रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो आपको बार बार वही बात रिपीट नहीं करनी, ठीक है। और रिपीट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमारे पास मैटर नहीं है ना, और क्या करें, मैटर नहीं है तो रिपीट होगी बातें, क्योंकि निबंध भी तो पूरा करना है, 2.5-3 पेज भी तो बन रहे हैं, क्या करेंगे फिर। तो अब मैं आपको बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ और ये पूछ रहा हूँ कि जब वो 4 हेडिंग आपने देखे विविध प्रकार के और 2-3 हेडिंग आपके समझ से परे थे कि इस पर निबंध कैसे लिखें, तैयार नहीं है, और जैसे ही आतंकवाद देखा आपको खुशी हुई कि चलो एक तो देखा हुआ है, एक तो पढ़ा हुआ है, एक तो याद है, एक तो सरल है। अब मैं सरल पर बात कर रहा हूँ। आपने आतंकवाद को सरल कैसे मान लिया? बोलो, क्या जानते हो आप आतंकवाद के बारे में? आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये अस्तित्व में कब से आया? ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं कब कब कहाँ कहाँ हुई? आतंकवादी संगठन कौन कौन से हैं? उनके सरगना माफिया डॉन कौन कौन है? वो आतंकवादी कैसे बने? लिट्टा उग्रवादी ये शब्द कहाँ से आया? लिट्टे उग्रवादी क्यों बने? उनकी क्या मांगें थी? आतंकवादी किस मांग को लेकर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं? और विश्व समुदाय इस पर अब तक क्या क्या कानून बना चुका है, क्या क्या कदम उठा चुका है और उनका क्या परिणाम सामने आया? खुद भारत सरकार आतंकवाद को रोकने में कहाँ तक सफल हुई है या नहीं भी हुई, या कौन कौन से कानून बने हैं, या उनको कैसे काबू में लाया जा सकता है? मैंने आपको बातों ही बातों में 10-12 प्रश्न पूछ लिए, और भी पूछ सकता हूँ। अब मुझे इतना बता दीजिए, क्या इन 10-12 प्रश्नों के आपके पास कोई जवाब थे? नहीं, और फिर भी कह रहे हो निबंध सरल है और लिखने लग जाते हो। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। मैटर है नहीं हमारे पास, जानकारी है नहीं। अगर आपके मैं 12 प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं 2-4 और भी पूछ रहा हूँ, 20 प्रश्न पूछ लूँगा, 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के भी उत्तर आपको आते हैं ना, तो मैं मान लूँगा कि वो निबंध सरल है। एक का भी तो जवाब नहीं दे पा रहे आप। वर्ल्ड ट्रेड पर हमला कब हुआ, उसके बाद उनके कानून में क्या बदलाव लाया गया, कैसे कंट्रोल में करने के कदम उठाए गए, अरे कोई भी तो बात का जवाब नहीं है ना, तो सरल कैसे मान लिया आपने? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ आता है नहीं, समान है नहीं, सामग्री है नहीं लिखने की, तथ्य है नहीं, मतलब विषय वस्तु नहीं है लिखने की, और कह रहे हो सरल है और ठुल्ला मारे हो। आतंकवादी बम फाड़ देते हैं, ये फाड़ देते हैं, वो फाड़ देते हैं। एक बार मैंने प्री बोर्ड में ले लिया, अब बच्चा मुझे गुस्सा आया पढ़ करके, बकवास बातें लिख रखी है। अच्छा, बच्चा लेकर आया, कह रहे सर आपने निबंध में तो नंबर दिए ही नहीं, प्री बोर्ड की कॉपियाँ थी। तो मैंने कहा दे दिए यार, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था, वो बकवास मार रखी थी। कह सर नहीं दिए, देखो आप भूल गए, नंबर देना भूल गया आप। अरे मैंने कहा दे दिए भाई। कह रहा सर नहीं दिए, देखो तो आप। अरे मैंने कहा दिए थे यार, नंबर है, जल गए होंगे, तूने कितने बम फाड़े हैं? ये तो कॉपी कृष्णाराम सर की थी, बच गई, नहीं तो कॉपी जल जाती। बेवकूफ़ कहीं के, बम फाड़ दिए, एक बात को लेकर के लग पड़ा, कोई विषय वस्तु है नहीं, कोई और है नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है निबंध। चलो अब देखो, कुछ लोग, बीच में एक बात और जोड़ रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में नंबर नहीं आते, और कुछ कहते हैं कि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ में नंबर फुल आते हैं। मैं उनको थोड़ा वहम दूर कर रहा हूँ। कम से कम मुझे तो ये बातें मत कहो, मैं तो हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का सेवक हूँ, तो कम से कम मुझे तो बेवकूफ़ मत बनाओ कि हिंदी में नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? मैंने तारानगर स्कूल में पढ़ाया था, टैगोर स्कूल में, बच्चे 90 क्रॉस, 250 बच्चे 90 क्रॉस हुए हैं, 99 भूतों के आए हैं, 98 भूतों के आए हिंदी में, 97 भूतों के आए हैं। आज भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं 6 नंबर रूम का स्टूडेंट हूँ, और आपने कहा था ना कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करके आना, नंबर नहीं आए तो मुझे बताना कि सर मैंने वैसा ही लिखा और वैसा ही किया और मेरे नंबर आए 97। मैं कह शाबाश। तो थोड़ा बदलाव करो। एक तो आप ना निबंध लिखने से पहले उसकी सामग्री जुटाओ, वो मैंने तरीका बता दिया। एक टॉपिक ले लो, 10-15 पहले तो छांट लो कि मुझे ये करने, फिर एक टॉपिक ले लो और उसमें उस टॉपिक को कई गाइडों में पढ़ो, फिर जो सामग्री आ गई वो इकट्ठे हो गई, जानकारी भी आ गई, कौन लेखक कैसे शुरुआत कर रहा है वो प्रस्तावना भी उसमें आ जाएगी, समापन कैसे करे वो भी आप सीखोगे। एक ही चीज़ को बार बार 3-4 जगह देखोगे, कौन कैसे शुरुआत करे, कौन कैसे समापन करे, तो सीखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको वो तरीका आएगा लिखने का। तो अब वो मैथ स्कोरिंग की बात जो बता रहा था, स्कोरिंग कैसे है मैथ? आप चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, सरल ब्याज का सूत्र लगा दीजिए, नंबर आएंगे क्या? 5 नंबर का प्रश्न है, आधे आएंगे क्या, 2.5 आएंगे क्या, 1 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। सवाल कोई है, उत्तर कोई निकाल ले, काटा मारता है 5 में से 0। और यहाँ हिंदी में आपने वो बम फाड़ दिया, ये कर दिया, अंत कर दिया, जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, ये वो कलंक है, वो आप करके 2.5 पेज भर देते हो, और अगला 5-10 में से 5-4 नंबर दे देता है कि नहीं देता?
तो फिर हिंदी को बदनाम क्यों कर रहे हो यार? बकवास बातों के अगले ने 5 नंबर दे दिए, ये बकवास गणित में सूत्र लगाई दिखाओ और वहाँ 5 में से 1 नंबर लेकर दिखाओ, बदनाम करे हो हिंदी को। हिंदी में नंबर आते हैं। अब आप सोचो कि बकवास बातों के 10 में से 5 आगे 50% है, तो वहाँ थोड़ा सा वो जो मैं बस 20% पूछ रहा था उनका आधों का भी जवाब होता तो 5 की बजाय 8 नहीं आते क्या? इस बात पर गौर करना है, समझना है निबंध कैसे लिखते हैं। समझ में आ रही बात? अब शुरुआत कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। विषय वस्तु आपके पास होनी चाहिए, है ना, और मौलिकता आप में आ जाएगी। एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह देखे पढ़ोगे ना तो मौलिकता भी पनपेगी और लिखने का तरीका भी आएगा, शुरुआत करने का तरीका भी आएगा और समापन करने का तरीका भी आएगा। एक बार मैं थोड़ा शुरुआत करने का तरीका बता देता हूँ एक छोटे से उदाहरण से। जैसे आप दीपावली को ले लो, तरीका बता रहा हूँ मैं प्रस्तावना का। दीपावली ले लो तो बच्चे लिखते हैं दीपावली कार्तिक मास को मनाई जाती है, दीपावली को हम फुलझड़ियाँ जलाते हैं, दीपावली को मोमबत्तियाँ जलाते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, ये और वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसको ऐसे लिखो ना, भारत त्योहारों का देश है, यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाने की परंपरा रही है। त्यौहार हमारे जीवन में सरसता सरलता उमंग लाते हैं। त्यौहार मानव जीवन में नहीं हो तो उल्लास नहीं रहेगा, मानव जीवन नीरस और उबाऊ हो जाएगा। हिंदू धर्म में 4 तो मुख्य त्यौहार है, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन। दीपावली उनमें से अपना विशेष महत्व रखती है। यूं करके आइए आप, ये प्रस्तावना बन गई सुंदर सी। एक और थोड़ा तरीका देख लीजिए। जैसे आ गया मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, तो सीधे टॉपिक पर मत आओ, थोड़ा लिखो उसको कि मानव गलतियों का पुतला होता है, उससे जाने अनजाने में गलतियां हो जाया करती है। कुछ भूलें कुछ गलतियां हम भूल जाया करते हैं, कुछ गलतियां कुछ भूलें हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ देती है। चाहकर भी हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते, जहन में बार बार वही घटना याद आती है। एक बार मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की एक घटना घटी थी। तो ये शुरुआत हो रही है ना। अब ये कैसे, आप कैसे सीखोगे? वही बात, एक टॉपिक पकड़ो, उसको 10 जगह पढ़ो, आपको शुरुआत करने का तरीका आएगा। ठीक है, ये रहा आपका करने का, शुरुआत करने का तरीका। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, थोड़ा दिमाग खुला होगा कि निबंध और लेख में क्या अंतर है और हम कैसे तुक्के मारते हैं। तुक्के मारने से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विषय वस्तु एकत्रित करनी पड़ेगी, कई जगह पढ़ना पड़ेगा और वो निबंध की मौलिकता आप में विकसित होने लगेगी और मौलिकता विकसित होगी तो सुदृढ़ निबंध बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को हर रोज़ देखिए, हर रोज़ नए नए टॉपिक देखिए। फिलहाल मैं मैटर कम दे रहा हूँ, मूल चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटे बच्चों को। अगर वो बच्चे मूल चीज़ को समझ जाते हैं तो रटने की प्रक्रिया से बाहर आएंगे और यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चा रटने की प्रक्रिया से बाहर आए। उसके बाद में जैसे ही अपने सारे व्याकरण के टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो पद परिचय के नाम से विविध प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करूँगा और उनको हल करने का तरीका बताऊँगा। तो जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी लगातार देखते रहें। धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और उसके साथ अगर मेरा वीडियो लगातार चाहिए तो बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए, आपके पास तुरंत मेरा वीडियो पहुंचेगा। देखते रहिए और अगर अच्छा लगे समझाने का तरीका तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को ये शेयर करके दिखाइए, देखने को बोलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।